हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ सीखेंगे। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में है और इस टॉपिक को फेस करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग देयर जनरल एंट्रीज, या बीकॉम के वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इस टॉपिक को अगेन जनरल एंट्रीज के टाइम पे फेस करते हैं या टैली के टाइम पे फेस करते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर आवर डेली लाइफ ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। बेसिक इंट्रोडक्शन में जीएसटी के लिए सबसे पहली चीज जो आप लोग दिमाग में रखेंगे वो है इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये टैक्स को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इंडिविजुअल की है। पे किसको करेंगे? ऑब्वियसली पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, लेकिन इसकी कॉस्ट का बर्डन बर्डन किसकी पॉकेट पे है? वो कोई और पर्सन है। जब ये दो चीजें दो अलग अलग लोगों के हाथों में होती हैं, तब हम उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक हो गया? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ काइंड ऑफ indirect tax that is levied on supply of all goods and services। वैसे तो अगर आप ब्रॉडली बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे, जब आप किसी को गुड्स दे रहे हैं या आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो और उनसे कुछ पैसा चार्ज कर रहे हैं, मैं भी आपको सर्विसेज दे रही हूँ बट आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग है, सो दैट इज वाई जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माई सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट इफ इट इज some other person providing their consultancy services, तो वो जब उनसे पैसा चार्ज करेगा अपनी कंसल्टेंसी के अगेंस्ट, तो उस पेमेंट के ऊपर वो ऑब्वियसली एक टैक्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे जीएसटी। जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 से रोल आउट हुआ था हमारे कंट्री में, और इसने कई सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन कर दिया था, यूनिफाई कर दिया था, और सिर्फ एक टैक्स उसके बदले में रह गया था, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। नाउ जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब वो आइटम्स ही एग्जेम्प्टेड हैं टैक्स से। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जीरो रेटेड हैं, मतलब आग अब भी जीरो रेटेड है, आने वाले टाइम पे हो सकता है ये परसेंट 1%, 2%, 5% कुछ हो जाए, लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए 0% है। तो 0% टैक्स रेट और एग्जेम्प्टेड गुड्स में बहुत फर्क होता है। नाउ जीएसटी की अगर मोटी मोटी बात की जाए तो जीएसटी के स्लैब रेट्स जो हैं, जीएसटी में कितने परसेंट पे टैक्स लगता है। नाउ हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स नहीं लगाएगी। यहाँ पे जीएसटी में टैक्स लगेगा कमोडिटी या गुड्स या सर्विस के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या जिस तरीके की आप सर्विस दे रहे हैं, उसके हिसाब से टैक्स का परसेंटेज डिसाइड होगा। लेट्स से मैंने 100 रुपए का कोई आई मीन फैंसी ड्रेस, आप समझ लो मैंने कोई एक फैंसी ड्रेस मटेरियल लिया या पूरा का पूरा एक ड्रेस लिया, उस पे उसका कॉस्ट था 1000 रुपीज। नाउ 100 लुक्स वेरी चीप, सो 1000 रुपए का हमने कोई ड्रेस लिया। अब उस ड्रेस के ऊपर अगर मेरा 18% का स्लैब है, 18% टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो इसके हिसाब से मेरा इस टाइम पे 180 रुपीज विल बी जीएसटी दैट आई विल पे टू द शॉपकीपर एंड शॉपकीपर विल पे इट टू द गवर्नमेंट। तो अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस 180 का बर्डन किसकी पॉकेट पे था? मेरी पॉकेट पे। वाइल इस 180 को जमा करने की सरकार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस शॉपकीपर की। तो ये एक बेसिक सी चीज है कि हमारे कुछ गुड्स की बाइफर्केशन है, उन गुड्स के ऊपर 4 बेसिक तरीके के टैक्स परसेंटेजेस हमें दिए गए हैं। पहला है 5%, दूसरा है 12%, 18%, और जो हमारे लग्जरी गुड्स हैं जो बहुत महंगे आते हैं और कुछ गिने चुने लोग ही खरीद सकते हैं, उनके लिए इट इज 28%। नाउ अगर हम आपसे डे टू डे रूटीन की बात करें, आपने ध्यान से अगर कभी देखा हो तो इनवॉइसेस पे जनरली 18% ही जीएसटी चार्ज होता है, क्योंकि हमारी मोस्टली कमोडिटीज, मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज fall under the category of 18% slab rate।
Now further it says the introduction has it merged many central level taxes and state level taxes. इसका क्या मतलब हुआ, कुछ समझ नहीं आया? आइए देखते हैं। तो कुछ सेंट्रल लेवल टैक्सेस को और स्टेट लेवल टैक्सेस को इसने अपने अंदर बंद कर दिया और एक टैक्स हम लेके आए। अब देखते हैं कौन कौन से सेंट्रल लेवल टैक्सेस को मर्ज किया है जीएसटी ने अपने अंदर। तो सबसे पहला है हमारा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हमारा लगता करता था प्रोडक्शन के टाइम पे एट आवर फैक्ट्री ओनली, ठीक हो गया। दूसरा हमारा हो गया सर्विस टैक्स। जब भी हम लोग सर्विसेज दिया करते थे तो हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम टॉकिंग, अगर हम लोग अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते थे तो हम जब इनवॉइस रेज करते थे उसका, तो उसके ऊपर हमारा सर्विस टैक्स चार्ज होता था। और तीसरा आता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तीन तरीके के टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया और एक टैक्स रह गया, ये सेंट्रल लेवल टैक्स था। मतलब कि सेंट्रल जो केंद्र सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती थी इन तीनों टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना, ठीक हो गया। तो ये केंद्र संबंधी टैक्सेस एक जगह कंबाइन हुए और जीएसटी के अंदर आ गए। ऐसे ही कुछ स्टेट लेवल टैक्सेस भी थे, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स लेवी करती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको कलेक्ट करती थी, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके खजाने में, उनके डिपार्टमेंट्स के पास जाया करता था पैसा वहां से कलेक्टेड। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज हुए। तो सबसे पहला ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, चुंगी बेसिकली इसको बोला जाता है, जो बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे किया जाता था। दूसरा परचेज टैक्स, तीसरा एंटरटेनमेंट टैक्स, चौथा वैट। वैट एक ऐसा टैक्स होता था जो हर स्टेट में हर अलग अलग स्टेट के अपने अपने टैक्स के परसेंटेजेस होते थे। इट इज अ वेरी, आई हैव टू से, बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस होता था वैट को रिकंसाइल करना। फिर आता है लग्जरी टैक्स और लास्ट आता है लॉटरी टैक्स। तो इस तरीके के सारे टैक्सेस को अब एक जगह कंबाइन कर दिया गया और उसको हम उठा के ले आए जीएसटी के अंदर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो टैक्स सरकार कलेक्ट कर रही थी, केंद्र सरकार, और जो राज्य सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही थी, ये जा रहा है राज्य के खजाने में, ये जा रहा है केंद्र के खजाने में। तो अब जब सब कुछ एक जगह आ गया जीएसटी, तो अब इस पैसे का बंटवारा कैसे होगा, ये पैसा कैसे कैसे किस किस सरकार के पास जाएगा, इसके लिए भी इस जीएसटी में प्रोविजन था। तो आइए आगे समझते हैं। जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी होता कितने टाइप का है? जीएसटी तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स और तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होगा वो, ये दो टैक्सेस ये पैरेलल चलते हैं, ठीक हो गया। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे जीएसटी का परसेंटेज 18% चार्ज करना है मुझे, जीएसटी में जो कमोडिटी में सेल कर रही हूं उसके ऊपर मुझे 18% टैक्स चार्ज करना है अपने बायर से, तो इसका मतलब हो गया कि मैं 9% सीजीएसटी लूंगी और 9% ही मैं एसजीएसटी लूंगी। वाइल अगर मैं आईजीएसटी चार्ज कर रही हूं किसी से, तो वो प्लेन सिंपल 18% आईजीएसटी होगा, कोई बाइफर्केशन नहीं है। ये एसजीएसटी जाएगा राज्य सरकार के खाते में, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये सेंट्रल जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। यहाँ तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक चल रहा है, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताया है। अब हम देखेंगे कि कब हम सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करेंगे और कब हम आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं ये एग्जाम्पल। सबसे ऊपर इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपको लिख देती हूँ इंट्रा स्टेट, ठीक हो गया। सिर्फ मैंने इतना लिखा है, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज वट एवर इट इज। ये है हमारे रघु, इनका स्टोर है नोएडा में, ठीक हो गया। अब रघु का स्टोर बहुत हॉट एंड फेवरेट है सारे यंगस्टर्स का, जितने भी नोएडा में लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग रघु से ही जाके सामान खरीदते हैं, अपनी ग्रोसरीज, अपने केक्स, पेस्ट्री सब वहीं से खरीदते हैं। ऐसा ही एक हमारा यंगस्टर है रमन, एंड रमन इज वेरी फॉन्ड ऑफ रघु। रमन ऑल्सो स्टेज इन नोएडा, ठीक है, इसका रेजिडेंस है नोएडा में। So Raman has purchased some items from Raghu, and for that Raghu has given him an invoice. जब रघु ने सेल करी है
और रमन ने परचेज करी है, तो उस सेल और परचेज में रघु ने एक इनवॉइस जनरेट करा और उस इनवॉइस में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कोई सामान बेच रहा है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड भी है, तो ऑब्वियसली ही इज लायबल टू चार्ज जीएसटी। इसकी जो कमोडिटी है वो 18% पे चार्ज होती है। क्योंकि दोनों सेम स्टेट को बिलोंग करते हैं, नोएडा नोएडा और नोएडा इज अंडर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम किसी सिटी की बात नहीं करेंगे, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। नोएडा फॉल्स अंडर यूपी एंड नोएडा फॉल्स अंडर यूपी, दिस शेयर्स द सेम स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो जीएसटी 18% का रघु को चार्ज करना है वो उसके दो टुकड़े कर देगा, क्योंकि सेम स्टेट में है। एक टुकड़े को वो नाम देगा सीजीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और दूसरे टुकड़े का नाम होगा एसजीएसटी, जो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के पास। यहां तक की चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। जो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट इजिली। अब क्योंकि रमन ने इससे सामान परचेज किया था एंड ही हैज पेड जीएसटी, रमन हैज पेड जीएसटी, उसकी जेब से तो निकल के गया। मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से रमन ने अगेन 1000 का सामान उससे लिया और 180 का रमन ने जीएसटी पे कर दिया, ठीक हो गया। टोटल रमन की जेब से निकल के गया 1180 रुपया। अब जो ये 180 रुपया रमन जी ने पे करा है, वो 180 रुपया रमन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से जाना जाएगा, वो जाना जाएगा इनपुट जीएसटी के नाम से। अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इस 180 दिए हुए रुपए को रमन ट्रीट करेगा कि भाई साहब मैंने जो सरकार को पे करना है आगे फ्यूचर में कभी भी, उसका 180 रुपीज मैं ऑलरेडी पे कर चुका। मतलब कभी अगर रमन किसी सेल्स में है, कुछ बेचना चाहता है फर्दर, अगर किसी को, अगर रमन आगे किसी को कुछ सेल्स करता है, ठीक हो गया, और वो सेल्स रिलेटेड है इसी गुड्स से रिलेटेड, तो रमन गवर्नमेंट को जितना पे करना होगा, रमन ने गवर्नमेंट को जितना पे करना होगा, उसमें से रमन 180 रुपीज कम पे करेगा। ऐसा समझिए कि रमन के पास 180 रुपए की पर्ची आ गई और रमन उस पर्ची को लेके संभाल के रखे हुए है और उसको वो बोल रहा है भाई साहब ये मेरी हो गई एसेट। आगे अगर मुझे जिंदगी में कभी कुछ, जिंदगी मतलब 1 साल के पीरियड में अगर मुझे कभी सरकार को जीएसटी के नाम से कुछ पे करना हुआ तो इस 180 का मुझे रिबेट मिल जाएगा, मेरे पैसे 180 रुपए से बच जाएंगे। आई विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 180 रुपए। ये सारे टर्म्स मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ ताकि आप समझ पाए। तो ये 180 रुपए की रसीद अपने पास संभाल के रखेगा और उसको बोलेगा ये मेरी एसेट हुई, ठीक हो गया। और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस 180 को कैसे रिकॉर्ड करेगा, इनपुट जीएसटी के नाम से। ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि इस 180 पे अधिकार रघु का नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू रघु, रघु के सिर्फ ये 1000 रुपए हैं, तो ये 180 रघु के पास जब मैं दे आई तो अब रघु को होने लगी टेंशन कि भैया ये तो मेरे पास से जाना ही जाना है, ये तो आनी जानी माया है, ये आई और ये चली जाएगी माया। तो जब ये माया जाएगी तो ये इसको क्या बोलेगा, ये हो गया मेरा आउटपुट जीएसटी, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये रुपया इसका नहीं है, ये 180 रघु का नहीं है, ये किसका है, ये 180 रुपया बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। तो रघु क्या करेगा, इसको मानेगा अपनी जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस पूरे 180 को रिकॉर्ड करेगा एज आउटपुट जीएसटी और अंडर द हेड ऑफ लाइबिलिटी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो इस पूरे स्लाइड में हमने 3 चीजें डिस्कस करी। एक था मेरा इंट्रास्टेट सेल, मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट सेल का मतलब विद इन द स्टेट। उस केस में मेरा क्या होगा, जीएसटी जो चार्ज किया जाएगा उसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा सीजीएसटी, दूसरा होगा एसजीएसटी। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस करी,
For the purchaser's point of view, GST paid will be called as input GST under the head of assets in his books of accounts, while for the seller's point of view, the GST collected will be called as output GST to be recorded in his books of accounts under the head of liability. I hope this thing gets clear in your mind. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक अंकल जी का केस। अब ये अंकल जी हैं एक बहुत बढ़िया किसान, रामलाल फार्मर। ठीक है जी। हरियाणा के बॉर्डर पे इन्होंने अपना एक खेत रखा हुआ है और उस खेत में से हरी भरी सब्जियां निकाल के ये बेचते हैं। और इनकी सब्जियां इतनी फ्रेश और इतनी ऑर्गेनिक होती हैं कि अलग अलग शहर से मॉडर्न लोग इनकी सब्जियां खरीदने आते हैं। ओके, sounds interesting. So this is a metro girl, a modern ma'am who really likes to have organic fruit and organic veggies. So she tends to visit him every now and then, and she stays in Delhi. इनका अपार्टमेंट दिल्ली में है और दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर आपस में लगता है कहीं पे, वहां पे ही ये रहती हैं और बट इनका एड्रेस दिल्ली का है। अंकल जी हमारे हैं हरियाणा के। अब ये दिल्ली से निकल के जाती हैं और हर वीकेंड पे इनके पास से सब्जियां लेके आती है। और ये सब्जी वाले अंकल जी कोई छोटे मोटे नहीं है, इनका पूरा अच्छा खासा बिजनेस है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है अंकल जी। तो क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये अंकल जी इन मैम को हर अपनी सेल के ऊपर कुछ इनवॉइस देते होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी स्टेट्स डिफरेंट हो गई, बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्टेट, तो हम इसको नाम देंगे इंटर स्टेट। ठीक हो गया, आपस में इंटर स्टेट, अलग अलग स्टेट में इंटरैक्शन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट। अंकल जी कर रहे हैं सेल, मैम कर रही हैं परचेज। अब जब इन्होंने अंकल जी ने इनवॉइस बनाया तो इनवॉइस के ऊपर इनका कमोडिटी भी 18% स्लैब रेट पे टैक्सेबल था। बट क्योंकि स्टेट अलग अलग है तो इसलिए इन्होंने जो चार्ज करना है जीएसटी वो सिर्फ एक हेड में जाएगा और वो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हेड में, आईजीएसटी के हेड में। मतलब जब दो स्टेट्स अलग अलग हैं ताकि दोनों स्टेट आपस में लड़ाई ना करने लग जाएं कि ये जो पैसा आया है ये दिल्ली का हुआ या ये हरियाणा का हुआ, इस लड़ाई को, इस झगड़े को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ना ये तुम्हारा ना ये तुम्हारा, ये हुआ मेरा। तो आईजीएसटी कहाँ चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। खत्म हो गई बात। तो जब हमारी इंटर स्टेट सेल होगी तो हमारा जो जीएसटी चार्ज होगा वो किस नाम से चार्ज होगा? आईजीएसटी के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, जो इन मैम ने जीएसटी पे करा अपनी परचेजेस के टाइम पे, सेम मिलर होगा जैसे हमारा पुराना रमन ने किया था। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट हेड में इनपुट जीएसटी के नाम से दिखाया और सिमिलरली अंकल जी ने जो जीएसटी कलेक्ट किया था, क्योंकि वो अंकल का तो था ही नहीं, वो तो उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ से इन मैम से कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ था और समय आने पे ये गवर्नमेंट को दे देंगे। तो इसीलिए ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको एज लाइबिलिटी हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ आउटपुट जीएसटी। आई होप आप लोगों को इतना बेसिक अब क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा मैं आपको पुरानी स्लाइड्स में ही ब्रीफ में बता चुकी हूँ कि जीएसटी लेवी कौन करता है और उसकी कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, इसको मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आईजीएसटी, जैसे कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई मतलब इंटीग्रेटेड, और ये है दो स्टेट्स का आपस में होने वाला लेन देन। इसको लेवी कौन करेगा? लेवी का मतलब होता है इस टैक्स का लगाने वाली अथॉरिटी कौन है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दोनों स्टेट्स के बीच में लड़ाई ना हो कि पैसा कौन रखेगा, इस पैसे को कौन रखता है, कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आईजीएसटी कब कब अप्लाई होगा? जब भी हमारी इंटरस्टेट सेल होगी किसी भी गुड्स की, या इंटरस्टेट सप्लाई होगी सर्विसेज की, या जब भी कोई इंटरनेशनल सेल या सप्लाई है, उस केस में हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं CGST के ऊपर। ये दोनों हमारे तब अप्लाई होते हैं जब हम लगाते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स या परचेज। ठीक हो गया। तो CGST जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, C मतलब सेंट्रल, तो इसको लेवी कौन करता है, इसको लागू करने वाली अथॉरिटी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कलेक्ट कौन करेगा और अपने पास लेके जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और किन सप्लाईज के ऊपर ये लगती है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं SGST। जो SGST है, जैसा कि आपको S वर्ड से समझ आ रहा होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है और इसको कलेक्ट भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। और किन किन सप्लाईज पे होगा, अगेन दोनों हमारे सिमिलर पैरेलल चलते हैं, CGST SGST। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन विद इन द स्टेट। एक आता है आपका UTGST। मैम ये क्या है UTGST? बेसिकली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सेल परचेज हो रही है, मतलब सेलर भी दिल्ली का और बायर भी दिल्ली का, इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी में सप्लाईज और सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं, तो उस केस में UTGST लगता है। सिमिलर है बिल्कुल CGST SGST के, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसकी पूरी कंट्रोलिंग और अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG के थ्रू किया जाता है। तो इस केस में जो ये टैक्सेस कलेक्ट होंगे, ये यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अपने लगाएगी और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। इसमें सेंटर को इंटरवीन नहीं करती है, बोलती है आप रखो। ठीक हो गया। इसमें हम आपका कोई बाइफर्केशन नहीं करेंगे, आप अपना पैसा है आप अपने आप रखिए। ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ जीएसटी के की फीचर्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि कई सारे टैक्सेस को ये एक इकलौता टैक्स निगल गया और इसीलिए इसको बोला गया वन नेशन वन टैक्स। भाई साहब जितने वैरायटी के टैक्स थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए कलेक्ट किए गए थे या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए कलेक्ट किए गए थे, काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये एक इकलौता टैक्स निगल गया और एक टैक्स बचा हमारे पास जिसका हमने नाम दिया GST, वन नेशन वन टैक्स। दूसरा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक बात बताओ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब हुआ? ये रहा मेरा सेलर और ये रहा मेरा कंज्यूमर या बायर। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये टैक्स इसके ऊपर वजन डालता है या इसके ऊपर वजन डालता है? आप बोलोगे मैडम ये तो कंज्यूमर के ऊपर वजन डाल रहे हैं, इस बेचारे की तो बैंड बज गई, इसके ऊपर तो टैक्स पड़ गया जबरदस्ती का। यस, सो दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ दैट गुड, this is the destination, consumer is the ultimate destination of that good, and this tax is basically a charge on the destination, it is a charge on the consumer, so that is why it is called as destination based tax. तीसरा है हमारा यूनिफॉर्म GST रेट। जैसा मैंने आपको बताया कि जब वैट अप्लाई किया जाता था तो वैट के टाइम में हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी अपने हिसाब से अपना परसेंटेज बना के टैक्स चार्ज किया करती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी स्टेट हो, किसी भी तरीके की यूनियन टेरिटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ टाइप ऑफ कमोडिटी से। अगर तो मेरी कमोडिटी में फर्क है तो मेरा टैक्स का परसेंटेज चेंज होगा, अगर तो मेरा सर्विसेज में फर्क है तो मेरा टैक्स परसेंटेज चेंज होगा, वरना मेरा टैक्स परसेंटेज हर केस में सेम ही रहेगा। इसीलिए बोला गया है इट हैज यूनिफॉर्म रेट्स। नाउ GST पेड इज नॉट अ कॉस्ट। आपने देखा कि रमन ने जो कॉस्ट पे करी थी अपने GST को, जो उसने पे करा था वो उसकी कॉस्ट नहीं है, वो उसके लिए एसेट था। क्यों एसेट था? क्योंकि भाई साहब उस बिल को उसने संभाल के रख लिया था। फ्यूचर में अगर कभी मुझे इसके अगेंस्ट कुछ पैसा सरकार से बचवाना होगा, ये बोल करके कि भाई साहब ये 180 तो मैं ऑलरेडी पे कर आया, तो ये 180 पेड जो है उसको फायदा दे देगा। ठीक है, आने वाले कभी भी किसी भी तरीके का अगर वो GST पे कर रहा है तो उस केस में ये 180 रुपीज उसके माफ कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। ठीक हो गया। आगे समझते हैं। GST कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लाइबिलिटी फॉर सेलर।
रघु ने 180 रुपए का माल नहीं बेचा, माल तो उसका 1000 का था, लेकिन उसने 180 रुपए एक्स्ट्रा लिए। किससे लिए? रमन से लिए 180 एक्स्ट्रा। रमन रो रहा था उस टाइम पे, लेकिन रघु को भी पता है बेटा मौज मैं भी नहीं ले सकता इस 180 की, मुझे भी आगे ये किसको दे देना है? गवर्नमेंट को देना है। तो ये इसीलिए रघु के लिए लायबिलिटी थी और उसकी इनकम का पार्ट नहीं थी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को आपको बताना है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। जीएसटी पेड ऑन द परचेजेस ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं समझेंगे। मैंने अभी आपको बोला कि आप कुछ भी परचेज करते हो उसके ऊपर आप कुछ भी जीएसटी पे करते हो, सरकार आगे आपको उस जीएसटी के लिए माफी दे देगी। कि जैसे मान लीजिए आपने परचेज करा, जीएसटी आपने पे करा 200 रुपए का, ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक रजिस्टर बनाने वाली फैक्ट्री है, और वो रजिस्टर बनाने वाली फैक्ट्री, रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री है, वो पेपर परचेज करके लाती है और उसके ऊपर जीएसटी पे करती है कुल 2000 रुपए का, ऐसा मान लेते हैं, ठीक हो गया। अब उन्होंने इस रॉ मटेरियल से एक गुड्स मैन्युफैक्चर करा, और वो गुड्स उनका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुई वो हुई 50,000 रुपीज के, उन्होंने रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर कर लिए, आगे बाइंडिंग वगैरह लगाई या जो भी था। अब इस 50,000 के ऊपर जब वो टैक्स पे करेंगे तो उनका लेट्स से 4,000 का उनका टैक्स बन के आता है। उन्होंने जब ये 50,000 की सेल करी, गुड्स बना लिया, 50,000 की सेल करी, तो सेल करते टाइम 50,000 के तो गुड्स थे, प्लस उन्होंने भी तो कहीं से जीएसटी चार्ज करा होगा। अब हम इस डीप में नहीं जा रहे हैं कि ये जीएसटी कौन सा था मैम, सेंट्रल वाला था, स्टेट वाला था, या इंटर स्टेट वाला था। अभी हम सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं, जीएसटी चार्ज किया। तो ये अब आपको दिखाई दे रहा है 4,000 रुपए उन्होंने जो गुड्स बेचे, मतलब जो रजिस्टर बेचे, सेल करे, उसके ऊपर उन्होंने 4,000 का जीएसटी चार्ज करा, और अल्टीमेटली उनके पास आ गए, उस रजिस्टर कंपनी के पास आ गए 54,000 रुपीज इन देयर अकाउंट। अब उनको ये पता है कि ये 50,000 तो बिलोंग्स टू दैट रजिस्टर कंपनी एज रेवेन्यूज, बट दिस 4,000 बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ये इस रजिस्टर कंपनी को ड्यू डेट आने पे गवर्नमेंट के पास पहुंचा देना होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला? एक सेकंड, हमारे पास तो इस 2000 की पर्ची है, ये 2000 जो हम रजिस्टर का पेपर परचेज करने गए थे तब हमने किसी को पे करा था, ये तो हम ऑलरेडी पे करा है। ना ही ये मेरी कॉस्ट है, और ना ही मैं इसको अपने मैन्युफैक्चरिंग में मैंने कंसिडर करा। तो मैं क्या करूंगा, इस 2000 को अपने गवर्नमेंट को जो मेरे को 4000 पे करने हैं, मैं बोलूंगी ना, आप 4000 मत पे कीजिए। आप कितना पे करेंगे? आप 2000 लेस कीजिए, जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा था गवर्नमेंट को। और ये आपने डायरेक्ट पे नहीं करा, ये आपने किसी के थ्रू पे करवाया है। और वो किससे पे करवाया है? जिससे आपने सामान खरीदा था। तो अब अल्टीमेटली वो रजिस्टर कंपनी कितना पे करेगी? वो रजिस्टर कंपनी पे करेगी ओनली 2,000 रुपीज, बिकॉज दिस 2,000 दैट कंपनी हैज ऑलरेडी पेड इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग सम अदर पर्सन। ठीक हो गया। इसीलिए बोला गया ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये इस सेलर के लिए यहाँ पे ये 2,000 रुपए जो थे वो एसेट बन गए। ठीक हो गया। तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया था कि भाई जो जो भी आप परचेज करोगे वो सारी की सारी परचेजेस आपकी क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी, उस पे जो भी जीएसटी आप पे करेंगे वो जीएसटी आपका एसेट हो जाएगा, और आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। आप सरकार से उसको इनपुट के फॉर्म में मांग सकते हैं कि ये पैसा हमारा माफ करो। लेकिन एक कुछ चीजों को ध्यान रखना, अगर आप कहीं पे बाहर खा पी के आ रहे हैं, कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाइएगा, बिल पे कीजिएगा, वहां पे जब आप चेक करते हैं तो बिल में आपको नीचे में कुछ चीजें दिखाई देती हैं जिसमें होता है जीएसटी। तो वो जीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, 9% होता है, 9% होता है,
आप उसको पे करके आते हैं, आप वो खुशी खुशी बिल घर लेके आ रहे हैं, यस ये 9% मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, मेरे को जब सरकार को टैक्स पे करना होगा तो मैं इसका क्रेडिट ले लूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं जी, आपने जो खाने पीने में पैसा लगाया है उसके ऊपर कुछ जीएसटी पे करा है, उसके लिए आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया पहली चीज। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं, उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट करते टाइम अगर आपने कहीं पे भी जीएसटी पे करा है, उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आप इसको ऐसा समझिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस लेती हूँ। अब हेल्थ इंश्योरेंस जब मैंने लिया, मैं एक रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। मैं अपनी जब सीए की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ तो मैं उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस जनरेट करती हूँ, और उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर मेरा जीएसटी का परसेंटेज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है। तो मैंने जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उस हेल्थ इंश्योरेंस के इनवॉइस पे मुझे कुछ टैक्सेस नजर आए, और जहां का भी वो कंपनी थी, लेट्स से मैंने एचडीएफसी अर्गो से अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है जो कि मेरा शायद मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो और मैं दिल्ली में हूँ, तो वो मेरे को आईजीएसटी चार्ज करके देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इस आईजीएसटी पे मैं बोलूँ कि अगर मैं क्रेडिट लेना चाहूँ, क्योंकि मैं अब जब सरकार को आगे टैक्स पे करने जाऊंगी तो इसका मुझे फायदा मिलना चाहिए, जो ये आईजीएसटी मैंने पे करा है हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पे, क्या ये मुझे मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये मेरे पर्सनल मैटर के लिए है, ये खाना पीना मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है। मैं जिम जाती हूँ और मैं वहां के जिम सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर कोई जीएसटी पे कर रही हूँ, तो भाई साहब ये मेरी अपनी हेल्थ के लिए है, इसको मैं बिजनेस से क्लब नहीं कर सकती अपने। अगर मेरी बिल्डिंग में कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है, उसके ऊपर अगर कोई जीएसटी पे किया जा रहा है, तो दैट विल नॉट कंसिडर्ड एज इनपुट फॉर माय सेल ऑफ सर्विसेज। अगर मैं कोई व्हीकल परचेज कर रही हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोई व्हीकल परचेज कर रही हूँ अपने नाम पे, मतलब आर्या अपने नाम पे कोई व्हीकल परचेज करती है और उस पे जीएसटी पे किया गया है, उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकती। आई विल नॉट रिकॉर्ड इट एज माई इनपुट क्रेडिट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इनपुट क्रेडिट, इनपुट जीएसटी। लेकिन अगर मैं अपनी फर्म के नाम पे, लेट्स से मेरी कोई एक फर्म भी है आर्या रस्तोगी एसोसिएट्स, अगर मैं अपनी फर्म के नाम पे व्हीकल खरीदती हूँ और तब मैं कोई जीएसटी पे करती हूँ, तो यस, उसको मैं अपनी जब फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगी तो वहां पे मैं इसको एसेट में एज इनपुट दिखा सकती हूँ। ठीक हो गया? तब मैं उसको एज इनपुट जीएसटी दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे फर्म के नाम पे और मेरे फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ एज इनपुट जीएसटी। नेक्स्ट आता है मेरा फ्री गिफ्ट टू स्टाफ। भाई साहब, स्टाफ को खुश करने की जिम्मेदारी मेरी और इसका भुगतान करेगी सरकार? ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने स्टाफ को गिफ्ट पे करा, अब भाई मैंने अमेजन से टीवी बुक कर दी है अपने स्टाफ को खुश करने के लिए, और मैं कह रही हूँ दिवाली गिफ्ट दूंगी, अपने पूरे स्टाफ को टीवी गिफ्ट कर रही हूँ, और उसके ऊपर जो जो जीएसटी लगा है सबका क्रेडिट दिलवाऊं? नॉट पॉसिबल। और लास्ट बोलता है कि अगर कोई मैंने गुड्स एंड सर्विसेज अपनी पर्सनल सर्विसेज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज करा है, तो उसके ऊपर भी पे किया गया जीएसटी मेरा इनपुट जीएसटी नहीं माना जाएगा। एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक हो गया? आगे देखते हैं। अरे फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। अब क्या इंपॉर्टेंट है? जीएसटी पेड ऑन परचेजेस। आपने कुछ सामान परचेज करा, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे करा, ओके। अब ये जीएसटी जो आप पे करके आए हो, आपने इसको इनपुट रिकॉर्ड करा, तो मैम ये गलत था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करा था। सुन तो लो, 1180 का मैंने अपना बैंक से पे करा, ओके। ये जो 180 का था मैंने इसका इनपुट रिकॉर्ड कर लिया। अब हुआ क्या, ये मैंने एज एसेट अपना रिकॉर्ड कर रखा था। अब हुआ क्या, मैंने जो सामान खरीदा था 1000 रुपए का, इसमें से मैंने 100 रुपए का सामान वापसी कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो टूटा फूटा, आप ले जाओ। अब जब ये 100 रुपए का सामान रिटर्न हुआ, तो जो इस 100 रुपए के कॉस्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो जीएसटी बनता है वो भी तो रिटर्न करो। बेटा ये अच्छी चीज है, आपने
जीएसटी का जो फायदा है वो रख लिया, सामान वापस कर दिया। ऐसे नहीं होगा, आपको इसके ऊपर जो 18 रुपए आपका जीएसटी था वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब 180 आपका जीएसटी का इनपुट नहीं बचा, आपका इनपुट कितना रह गया, -18। ठीक हो गया, तो ये हो गया 162 रुपीज का। नाउ आई एम लेफ्ट विद द इनपुट क्रेडिट। इज दैट ओके? बस यही सारी चीजें लिखी हुई है कि अगर मैं कोई परचेज रिटर्न करती हूँ तो मेरा जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं कोई प्रोपराइटर हूँ और मैं गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको अभी हमने पीछे की क्लासेस में ड्राइंग्स के नाम से डिस्कस करा था, तो मैं जीएसटी को रिवर्स कर दूंगी। मेरे गुड्स अगर चोरी हो जाते हैं और मैं उनको बेच ही नहीं पाती, तो मैं ये जीएसटी का इनपुट का करूंगी क्या, ये भी हटा दो। अगर मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब आग लग गई गोडाउन में अगर किसी के, तो उस केस में, या भूकंप आ गया या कुछ हो गया, तो उस केस में जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो ये इनपुट भी डिस्ट्रॉय कर दो साथ में। इनपुट नहीं रहेगा अब आपके पास, अब आप इस 180 की मौज नहीं ले सकते हो। एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वाह बेटा वाह, ठीक है। गुड्स बनाए, गुड्स बेचे नहीं, ठीक है। आपने 180 रुपये अपने पास संभाल के रखा हुआ है, किसी और के सामान में जब बेचेंगे ना तो हमारे पास ज्यादा इनपुट होगा, हम ज्यादा क्रेडिट ले लेंगे। नहीं, ये गंदी बात है, इसको वापस से रिवर्स करो। गुड्स चैरिटी में दे दिए, आपने सामान बनाया, ठीक है, और आपने उसको चैरिटी में दे दिया, उसको सेल नहीं करा। जब आपने सेल ही नहीं करा उस पर्टिकुलर सामान को, तो उस सामान को बनाने के लिए जो आपने परचेज ली थी उस पे जो जीएसटी पे करा था, भाई साहब जो ये सामान बिका ही नहीं, तो इसके ऊपर का जीएसटी कैसे आप क्लेम करेंगे? कैंसिल कर दो, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी। तो ये चीज हो गई। अब अगला देखते हैं। इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर आपने कोई जीएसटी कलेक्ट कर लिया था, मतलब आपने सेल करी, ठीक करा, जीएसटी आपने लोगों से लिया होगा, और वो बंदा आपको जीएसटी सामान वापस दे गया कि भाई साहब आपका सामान टूटा फूटा है, ठीक है, आपने सेल करी थी 1000 रुपीज की, ठीक है, और 180, रघु का केस लेते हैं, ठीक है, रघु को 1180 का फायदा हुआ, रघु हैज टू पे दिस टू गवर्नमेंट। Now Raman came back to him and he said, take this 200 ka thing. I do not want it because it's not for my use. So what will Raman do here? Sorry, what will Raghu do here? Will Raghu pay 180 to the government? Raghu will say, no, 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 I will not pay 180 to the government. I will have to pay 36 less because this 200 ka sale costed 36 rupees as GST on it. So I have to be paying 180 minus 36 in the account of government. So this is what it is like, 144 has to be paid to the government account. अब ये तो अच्छा लग रहा होगा ना, परचेजेस के टाइम पे तो तकलीफ होती है, बट सेल्स के टाइम पे अच्छा लगता है कि यार जब हमको मिला ही कम, क्योंकि भाई साहब रमन आके आपसे 200 तो रुपए लेके ही जाएगा, वो बोलेगा भैया एक सेकेंड, मैंने आपको 180 रुपए का टैक्स दिया था ना, वो भी वापस कर दो। तो ये एलिजिबल है, आपको टैक्स वापस करना पड़ेगा। अब ये आउट ऑफ द सिलेबस चीज है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में कभी काम आ सकती है। तो इसका मतलब मैम ये हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कभी हम जीएसटी से लगी हुई कोई सामान या कोई आइटम खरीदते हैं और हमने जीएसटी उस पर पे करा है, तो जब हम उस अमाउंट को या उस सामान को वापसी करेंगे तो हमें अपना जीएसटी पे भी वापस ले लेना चाहिए? जी हाँ, नहीं तो वो 36 रुपीज, मान लो अगर रमन उससे 200 रुपए लेके ही, भाई साहब ये 200 का सामान आप 200 अपने मेरे को वापस दे दो, 36 वो भूल गया, तो अब इस 36 रुपीज का रघु क्या करेगा? रघु करेगा इसकी पार्टी, ठीक है, वो मंगाएगा एक छोटी कैंपा और ले आएगा समोसा और करेगा पार्टी, ठीक हो गया। तो वो रमन की समझदारी है कि वो 200 के साथ साथ 36 रुपीज भी वापस लेके आए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, इस 36 रुपीज का होगा रिवर्सल इन द अकाउंट्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रघु, ठीक हो गया। आई होप आप सब लोग मेरे साथ होंगे इस टॉपिक में और आप लोगों को मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से, यस, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है शायद। ये बोल रहा है कि कुछ गुड्स ऐसे होंगे या कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट, ठीक हो गया। मतलब कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट मतलब
छूट मिली हुई है इनमें। पेमेंट ऑफ वेजेस, आप वेजेस का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, वेजेस वेजेस किनको दोगे? वेजेस किसको दी जाती है? लेबर, बेचारे मजदूर को। अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई साहब मैं तो आपको जीएसटी पे करूंगा, आप मेरे से जीएसटी लेके जाओ। वो बेचारा गरीब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो सफाइयां कर रहा है, सफेदियां कर रहा है, वो जा करके, वो दिहाड़ी लेबर जा करके जीएसटी पे करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस पे कोई हमें जीएसटी नहीं चाहिए। आप एक लेबर अगर सर्विसेज अपनी दे रहा है, उस पर कोई पैसा चार्ज कर रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, क्योंकि ये जन सुविधा की चीजें हैं, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। एजुकेशनल सर्विसेज, अगर कोई संस्थान एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो जीएसटी अप्लाई नहीं करेगा। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल वगैरह में जब आप जाते हैं तो आपकी जो वो हॉस्पिटल आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपका एक पूरा इनवॉइस बन के आ रहा है तो उस केस में भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी बैंक को, ठीक है, अब आप सोच के देखो, एक तो आपकी जेब से इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया, अब आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो और उस पर जीएसटी भी दे रहे हैं, भाई साहब पूरा काट लो, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं उस बेचारे पेमेंट करने वाले के शरीर में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे ये इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज क्यों करते हैं? बैंक्स चार्ज करते हैं ये इंटरेस्ट एज देयर इनकम, ये बैंक की इनकम है फॉर बैंक, ठीक हो गया, क्योंकि बैंक ने उसको सर्विस प्रोवाइड करी थी, और वो सर्विस कौन सी थी? लोन की सर्विस प्रोवाइड करी थी। तो उस लोन की सर्विस पे अगर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक का कोई अधिकार नहीं है कि उस पर जीएसटी चार्ज करे, क्योंकि सरकार ने इसको एग्जेम्प्ट करा है। लास्ट है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। अगर आप सरकार को कोई सेवा दे रहे हो तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर सरकार को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ तो आई एम नॉट ऑथराइज टू चार्ज GST because my services there are exempt because I am giving my services to the government। लेकिन अगर मैं यही हूँ और किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को, अपने कॉलोनी में रहने वाले किसी पर्सन को मैं सर्विसेज दे रही हूँ, या मैं किसी कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, या कहीं और अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैं उस केस में जीएसटी चार्ज करूंगी। ठीक हो गया? ये रहा हमारा आज का टॉपिक। दिस इज द एंड ऑफ इट। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ आया होगा, मजा आया होगा। इन केस आप लोगों को कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज डू पोस्ट इट इन योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हैव अ गुड डे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके साथ मिलेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो आपको जर्नल एंट्रीज कराएगा। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।